हेलो फ्रेंड्स, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं नागराज सीरीज का अगला अंक जिसका नाम है केचुली। नागराज और ध्रुव जैसे मानवता के रक्षक, मिस किलर, जादूगर साकुरा, नागपासा, नागदंत, नागमणि, ग्रैंड मास्टर रोबो, धवनीराज, चुम्बा, बोना वामन जैसे सुपर खलनायकों को एक बार नहीं कई बार मात दे चुके हैं। लेकिन ये हीरो दूसरों को तो हरा सकते हैं, परंतु ये कुछ भी नहीं कर सकते जब खुद उनका व्यक्तित्व भी उनका दुश्मन बन जाए। भला अपने आप को कौन हरा पाया है? तू अपनी केचुली को मारने के बजाय इसकी रक्षा करने की सोच नागराज, क्योंकि इस पर पड़ने वाली हर चोट खुद तेरे शरीर पर ही पड़ेगी और ख़त्म हो जाएगा तू खुद, अगर ख़त्म हो गई तेरी ये केचुली। हा हा हा। महानगर में आने से पहले और बाद में नागराज की जिंदगी के कई उतार चढ़ाव आए। नागपाशा के जरिए उसको अपने वंश के बारे में पता चला और भारती एवं वैद्याचार्य जैसे पुराने वफादारों का भी साथ मिला। वैद्याचार्य ने ही नागराज के कुल का खजाना सुरक्षित रखने के लिए वह तिलिस्म रचा था, जिसके अंत में बैठकर कुल देवता कालजयी उस खजाने की रक्षा करते थे। वैद्याचार्य ने नागराज की सही पहचान करने के बाद उसे वह खजाना सौंप दिया। लेकिन महाज्योतिषी वैद्याचार्य को जो सवाल हर साल रह रहकर सता रहा था वह यह था कि नागराज के जीवन के शुरुआत के 40 या 50 वर्ष तक नागराज कहाँ रहा। उनकी गणना आखिरकार उनको एक गुप्त समुद्र की यात्रा पर नागद्वीप के पास तक ले गई, जहाँ पर तांत्रिक विषधर के वार से बेहोश होकर लहरों पर बहते बहते वह नागद्वीप में महात्मा कालदूत तक जा पहुँचे। इधर वे नागराज का नाम और महानगर में उसका पता बताकर गहरी बेहोशी में चले गए थे और महानगर में उनका पता लगाने के लिए भारती और नागराज बेचैन होकर इधर उधर भटक रहे थे। हम लोग आखिर कहाँ जा रहे हैं नागराज? मैंने तुमको बताया था ना भारती, राजनगर बंदरगाह पर एक उचक्के ने मुझे बताया कि उसने वैद्याचार्य के हुलिये वाले एक आदमी को ईरान जाने वाले एक जहाज पर चढ़ते देखा है। हाँ, और मुझे यह भी याद है कि उस जहाज में रेडियो संपर्क करने से पता चला है कि दादाजी बीच में ही एक नौका लेकर चुपचाप जहाज से उतर गए थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या काम है? वह जहाज अपनी यात्रा पूरी करके वापस आ गया है। उसके कैप्टन से मिलकर शायद हमको कुछ और ऐसी बात पता चल सके जो हमको वैद्याचार्य तक पहुँचा सके। अब मैंने कैप्टन से अपॉइंटमेंट ले रखा है, लेकिन कैप्टन शर्मा ने भारती को उम्मीद बांधने की बजाय उस पर गाज गिरा दी थी। वे आपके दादा से कमाल है, इतने वृद्ध इंसान से तो मैंने ऐसी हरकत की उम्मीद ही नहीं की थी। वे बिना इजाज़त एक नौका लेकर बीच समुद्र में उतर जाएंगे। वह तो हमको अगले दिन सुबह उनके सहयात्री से पता चला कि वे एक रात से गायब हैं। जांच करने पर एक नौका भी गायब पाई गई। वे जहां पर उतरे उसके आसपास तो क्या दूर दूर तक कोई ज्ञात द्वीप नहीं था और वह इलाका सार्कों और पथरीली चट्टानों से भरा हुआ था। आपके दादा का तो तभी पता लग पाना मुश्किल था, और अगर अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिली है तो फिर उनकी जिंदा देखने की उम्मीद आप छोड़ दो। भारती के सब्र का बांध टूट गया था। उफ, आपने ऐसा क्यों किया दादाजी? भारती रुको, सुनो तो सही। लेकिन भारती रोते हुए बाहर चली गई थी। कैप्टन, क्या आप मुझे उस जगह की सही स्थिति बता सकते हैं जहाँ पर वैद्याचार्य नौका लेकर उतरे थे? क्यों नहीं, वह जगह तो मुझे आज भी जुबानी याद है। अभी नक्शे पर निशान लगाकर बता देता हूँ मैं तुमको। कैप्टन दोबारा नक्शे पर निशान लगाते ही नागराज के चश्मे के पीछे छुपी आंखें चमक उठी थी। अरे, वैद्याचार्य तो नागद्वीप से कुछ ही मील की दूरी पर उतरे हैं। अब उनका पता लगाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। धन्यवाद कैप्टन, आपने हमारी बहुत मदद की। धन्यवाद किस लिए? मैंने आपको कोई खुशखबरी तो नहीं दी है। भारती को उदासी ने घेरा हुआ था। अब हम दादाजी को कभी नहीं देख पाएंगे राज, कभी नहीं, कभी नहीं। दादाजी को हम जरूर देखेंगे और जल्दी देखेंगे। यह झूठी तसल्ली नहीं बल्कि मेरा वादा है भारती। सच कह रहे हो ना राज? तुम तो वैसे भी असंभव को संभव बना सकते हो। अगर तुम कह रहे हो तो भारती की यह खुशी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहने वाली थी, क्योंकि अगले ही पल उस खुशी का स्थान भय ने ले लिया था। भारती को किसी चीज़ ने पानी के अंदर खींच लिया है। भारती को बचाने के लिए मुझे पानी में कूदना होगा और राज के कोट पैंट में इस काम में बाधक बन सकते हैं। वैसे भी भारती को बचाने डरपोक राज नहीं बल्कि नागराज जाएगा। नागराज के रूप में बदलने में कुछ ही पलों का वक्त लगा और जल्द ही भारती को बचाने के लिए पानी में कूद गया था। लहरों के बीच में भारती और उसके हमलावर को तलाश कर रहा था वह। नागराज को भारती को ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन उसको बचाने में नागराज को वक्त जरूर लगना था, क्योंकि भारती को पानी के अंदर खींच ले जाने वाली आकृति भयावह होने के साथ साथ भारती के खून की प्यासी लग रही थी। यह क्या चीज़ है? मगरमच्छ और इंसान का मिला जुला रूप। लेकिन यह आया कहाँ से है? आज तक ऐसी चीज़ के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना है। खैर, अभी आश्चर्य में डूबे रहने का वक्त नहीं है, वरना यह भारती को
नीचे खींच कर ले जाएगा। मेरी विष पुकार पानी के अंदर उतनी असरकारक साबित नहीं होगी, क्योंकि पानी में घुलकर वह लगभग निष्क्रिय हो जाएगी। वैसे भी इसको बेहोश करने का काम तो मेरी शारीरिक शक्ति भी कर सकती है। अपने शरीर में अनगिनत सांपों की शक्ति ले नागराज उस प्राणी की तरफ लपका और अगले ही पल उसका शरीर पानी में उछलकर उल्टी तरफ तैरने लगा था। उफ, इसके शरीर में तो अमानवीय शक्ति है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि यह मगरमच्छ और मानव का संयुक्त रूप है। पानी के अंदर मगर की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अभी मुझे इससे लड़ना नहीं है। मेरा पहला काम भारती को इस दरिंदे के चुंगल से आज़ाद कराना, और यह काम मेरे शरीर में वास करने वाले जल सर्प आसानी से कर सकते हैं। हालांकि ऐसे सर्प मेरे शरीर में ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी इतने जरूर हैं कि मेरा काम ये कर ही देंगे। उस प्राणी ने सांपों द्वारा हमले की उम्मीद नहीं की थी। वह इस एकाएक हुए हमले से हड़बड़ा उठा और भारती का शरीर उसके हाथों से छूट गया था। नागराज ने उसे संभलने में एक पल भी नहीं गंवाया। मेरे फेफड़ों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है। भारती का भी यही हाल होगा। मुझे इसे लेकर तुरंत सतह पर पहुंचना चाहिए। नागराज ने भारती को सुरक्षित जमीन पर लिटा दिया। भारती की हालत ठीक नहीं है, इसे लेकर तुरंत अस्पताल जाना होगा। यानी अब वह प्राणी बच निकलेगा, क्योंकि मैं उसके पीछे नहीं जा सकूंगा। नागराज यह नहीं जानना चाहता था कि उस प्राणी के पीछे जाने या ना जाने का निर्णय उसके हाथ में नहीं था, क्योंकि अगले ही पल उसको पानी के अंदर खींच लिया गया था। उफ, इसने मेरे सांपों को खा लिया है। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि सांप भी मगरमच्छ का भोजन होते हैं। मैं इसको मारना नहीं चाहता, क्योंकि यह शायद अपनी तरह का अकेला प्राणी है। वैसे भी मेरे दांत इसकी मोटी खाल में शायद घुस नहीं पाएंगे, लेकिन अगर इसने मुझे खाने की कोशिश की तो भी यह मर जाएगा। मुझे इसको ऐसा करने से रोकना होगा। ऐसा तो मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जल्द ही कोई ना कोई जोरदार वार मेरा सिर घुमा कर रख ही देगा। कोई ना कोई रास्ता जल्द ही तलाश करना होगा। वाह, यह रहा रास्ता। किसी छोटे जहाज के लंगर की चैन है ये तो। यह प्राणी चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन फिर भी एक बात का तो मुझे पूरा भरोसा है कि यह लंगर की मोटी चैन को नहीं तोड़ पाएगा। अब मैं इसको यहीं चैन में फंसा कर आराम से जा सकता हूँ, ताकि भारती को अस्पताल में छोड़कर फिर से वापस आ सकूँ इसे लेने के लिए। नागराज ने राज के रूप में बदलकर भारती को अस्पताल पहुंचाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया था। मिस भारती को कुछ खरोचों के अलावा कोई खास चोट तो नहीं आई है मिस्टर राज, लेकिन समुद्र का काफ़ी सारा गंदा पानी पी लेने और इन खरोचों में इन्फेक्शन हो जाने के कारण ये बेहोश हो गई हैं। शायद इनको हल्का सा शौक भी लगा है। खतरे की तो कोई बात नहीं है, लेकिन इनको पूरी तरह से ठीक होने में 2-3 दिनों का वक्त लग ही सकता हो। तब तो भारती जी के कई दूसरे कामों को मुझे ही संभालना होगा, और इसका मतलब यह भी हुआ कि अब मैं उस प्राणी को पकड़ने के लिए तुरंत वापस नहीं जा सकूंगा। नागराज अगर वापस भी जा पाता तो खाली हाथ ही उसे लगना पड़ता, क्योंकि वह अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर गया था। अब उस मगर मानव को उस सिप के लंगर की चैन में बांध लिया गया था जिस सिप पर उसे जाना था। उफ, तो तू बंधा था लंगर में मगरहा। मैं सोच रहा था कि लंगर में आखिर क्या फंस गया है, पर तू वहां पर पहुंचा कैसे? मगरहा के मुंह से कहानी सुनते ही उस सिप पर एक तूफान सा आ गया था। क्या तू किनारे के पास गया था? इंसान का मांस खाने की हवस दबाई नहीं गई तुझसे? तुझसे मैंने कहा था कि तू बगैर मेरे हुक्म के किनारे पर नहीं जाएगा। तूने जुलू के हुक्म अदुली की है, और तू अच्छी तरह से जानता है कि मेरे हुक्म को ना मानने का क्या नतीजा होगा। नहीं नहीं नहीं, ये मत करो। मुझे माफ़ कर दो। पहले सज़ा झेल ले, उसके बाद अगर माफ़ी मांगने की हालत में रहा तो मांग लेना। आह, उफ, माफ़ कर दो। अब ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है? पहली गलती को माफ़ कर दे रहा हूँ, लेकिन अपने कान खोल कर साफ सुन ले। तुझको मैं अभी जिस काम पर भेजने वाला हूँ, उसमें अगर तू असफल होकर लौटा तो तेरा हाल इससे भी मैं बुरा करूँगा, समझा? जुलू के मस्तिष्क में विचारों की आंधियां दौड़ रही थी। इस मूर्ख को भी किनारे पर जाकर नागराज से ही टकराना था। वैसे भी यह तो मुझे पता ही है कि अगर मुझे महानगर में आकर कोई कारनामा करना है तो मुझे नागराज से टकराना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने नागराज पर उपलब्ध सारी जानकारियों को ध्यान में पढ़कर अपने दिमाग में बैठा लिया है, और उससे मुझे नागराज को अपने काबू में करने का एक ऐसा रास्ता मिल गया जिससे नागराज हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाएगा। लेकिन यह काम मुझे बहुत जल्द करना पड़ेगा, वरना मेरे गुलाम बना पाने से पहले नागराज मेरा ही काम बिगाड़ देगा। अब मुझे योजना बहुत सोच समझ कर बनानी पड़ेगी। एक तरफ तो मुझे मग रहा है नागराज की अब होने वाली टक्कर में नागराज को मगरा से बचाकर यहाँ लाना है, और दूसरी तरह नागराज से मुझे वह चीज़ भी हासिल करनी है जो नागराज को मेरे हाथों में खेलने पर मजबूर कर देगी। नागराज को खुद मगरा तक पहुँचने की जल्दी थी, लेकिन भारती की तबीयत ने उसे अस्पताल में ही रोके रखा था। डॉक्टर बसु, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। भारती जी की खून की जांच की रिपोर्ट आ गई है, जरा इसे देखकर बताइए तो कि। 1 मिनट राज, अभी मैं बहुत ज़रूरी काम से 5वीं मंजिल पर जा रहा हूँ, लौट कर देखूंगा। वैसे तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते? इस हॉस्पिटल में एक ऐसी चीज़ की खोज हुई है जो शायद एक दिन
मुर्दे में भी जान डाल दे। ऐसा चलिए शायद उस चीज़ पर हम कोई टीवी प्रोग्राम ही बना सकें। और फिर दूसरी मंजिल से पांचवी मंजिल तक पहुंचने पर, आओ राज, इस पूरी मंजिल पर हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। यहाँ पर तो मुझे हल्की सी ठंड लग रही। हाँ, दरअसल जीव विज्ञान से संबंधित कोई भी शोध कार्य ठंड में ही करना ज़्यादा अच्छा होता है राज। और अभी तो हमारे इस डिपार्टमेंट में 10 वर्षों से शोध कार्य बंद है। अब एक ऐसी खोज हुई है जो पूरी दुनिया में हलचल मचा देगी। यह तो एक छोटा सा विद्यार्थी भी जानता है कि हर जीवित प्राणी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है और हर कोशिका के अंदर एक खास पदार्थ मिलता है जिसको लिविंग मैटर कहते हैं। इसका नाम प्रोटोप्लाज्मा या प्लाज्मा है। यह प्लाज्मा जीवित पदार्थों के अंदर ही मिलता है और कई वैज्ञानिकों के अनुसार जीवन का आधार यही प्लाज्मा है। अब तक प्लाज्मा को जीवित कोशिकाओं से अलग करने के सारे प्रयास बेकार हो चुके हैं, लेकिन ये देखो, हमने प्लाज्मा को जीवित कोशिकाओं से अलग करने में सफलता प्राप्त कर ली है। वाह, कमाल है ये तो। इसको इस रूप में बनाए रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसको शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए। इसलिए हमने इसको इन दोनों चुंबकों के बीच में रखा हुआ है। अब अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सके तो इसकी मदद से हम मृत चीज़ों में भी जान डाल सकते हैं। लेकिन वह तरीका क्या है, यह हम अभी तक नहीं जानते। शायद अगले कुछ सालों में हम यह भी पता लगा लेंगे। आप लोगों ने तो भारत का सिर्फ गर्व से ऊंचा कर दिया, लेकिन अभी इस महान उपलब्धि का जिक्र ना तो समाचार पत्रों में आया और ना ही किसी और संचार माध्यम पर। ऐसा क्यों डॉक्टर बसु? वैसे तो इस खोज की रिपोर्ट सारी दुनिया के मेडिकल जर्नलों में छप चुकी है राज, लेकिन प्रेस को अभी हमने खबर नहीं दी है क्योंकि बाकी दुनिया के वैज्ञानिक हमारे दावे को परखना चाहते हैं। 1-2 दिनों में हम एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं। सबसे पहला इंटरव्यू भारतीय चैनल को ही मिलना चाहिए डॉक्टर बसु। जरूर राज, यह मेरा वादा है। तो फिर अभी मैं चलता हूँ, कुछ जरूरी काम निपटा कर थोड़ी देर में आता हूँ। जरूर राज। नागराज ने बंदरगाह की तरफ रवाना होने से पहले एक पल भी नहीं गंवाया। मुझे अस्पताल में काफ़ी वक्त लग गया है। कहीं इतनी देर में वह प्राणी चैन खोलकर आज़ाद ना हो गया हो। अस्पताल से दूर जाता नागराजा रगड़ सड़क के रास्ते से जाता तो शायद उसे बंदरगाह तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वह अस्पताल से थोड़ी ही दूर पर अस्पताल की तरफ जाती हुई 2 आकृतियों में से एक आकृति को जरूर पहचान लेता। बस अपनी मंजिल आने ही वाली है। कोई गलत हरकत मत करना, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। हमारा सबसे पहला काम अस्पताल की 5वीं मंजिल पर चुपचाप पहुँचना है और वहाँ पर चुपचाप पहुँचने का रास्ता मैं तुझे बताऊँगा। और सिटी हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल पर इस प्लाज्मा को मैंने एक सिक्योरिटी लॉकर में रखने का फैसला कर लिया डॉक्टर मूर्ति। इसके सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाने के बाद ही हम प्रेस को इसकी सूचना देंगे। ऐसा क्यों डॉक्टर बसु? हमारी यह कीच किसी आतंकवादी संगठन के काम तो नहीं आ सकती। यह कोई बम बनाने का फार्मूला तो नहीं है। सही है, लेकिन फिर भी इसका गलत इस्तेमाल तो। अरे, यह कौन है और यह यहाँ तक कैसे पहुँचा? यह बाथरूम से बाहर आया है, यानी है वेंटिलेशन सूट के रास्ते तक यहाँ पहुँचा है। वहाँ पर कोई पहरा भी नहीं है डॉक्टर बसु। पर यह क्या? और आखिर यह चाहता क्या है? प्लाज्मा कहाँ है? दूसरी तरफ नागराज मगरा की तलाश में समुद्र की खाक छान रहा था। कमाल, वह प्राणी तो गायब ही हो गया है, लेकिन साथ में पूरा लंगर भी गायब हो गया है। यानी या तो उसने पूरे लंगर को ही उखाड़ डाला है या फिर वह सिप ही कहीं चली गई है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में वह मगर मानव तो गायब हो चुका है। लेकिन एक बात तो मेरे सामने स्पष्ट हो चुकी है कि वह प्राकृतिक प्राणी नहीं है। उसके शरीर की बनावट और उसकी पैंट यह बताते हैं कि किसी ने उसको बनाया है और वह किसी का पालतू है। अब उस प्राणी को ढूंढने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके मालिक को ढूंढना है। नागराज अगर अस्पताल में कुछ देर और रुक जाता तो उसकी मगरा से भी मुलाकात हो जाती और उसके मालिक से भी। मूर्ति, सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाओ। प्लाज्मा कहाँ है? अलार्म बज रहा है, अंदर कुछ गड़बड़ है। पर ये लिफ्ट से कौन आया है? कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ तुम। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। अंदर एक भयंकर प्राणी तोड़ फोड़ कर रहा है। मैं उसको सिर्फ इन छड़ियों की मदद से रोक सकता हूँ। इन छड़ियों से ये छड़ी ऐसा क्या कर सकती है जो हमारी रिवॉल्वर की गोलियां नहीं कर सकती है? तुम खुद ही इनको पकड़ कर देख लो। इनको पकड़ते ही तुम लोगों को अपने शरीर से ऊर्जा का संचार महसूस होगा। उफ, माफ़ करना, मैं तुम लोगों को यह बताना भूल ही गया हूँ कि यह ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होगी, जिससे तुम ऐसा झटका लगेगा कि तुम 2 घंटों तक होश में नहीं आ पाओगे। ये दोनों अब मेरे काम में रुकावट नहीं डाल पाएंगे। अब देखो कि मगरा क्या कर रहा है। मगरा अपना आतंक फैला रहा था। बोल, कहाँ पर है प्लाज्मा? इससे पूछने की अब कोई ज़रूरत नहीं है मगरा, प्लाज्मा मैं खुद ही ले लूँगा। जाकर सो जा। अपने कपड़े वापस पहन लो, इससे पहले कि किसी को कुछ पता लगे। हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। जुलूल लपक कर अभी तक रुकी हुई लिफ्ट में घुसा। जल्दी आ, सुस्त। लेकिन मगरा लिफ्ट में नहीं घुस सका। गर्दन पर आकर से एक फंदे ने उसके कदमों को वहीं पर रोक लिया था। सांपों का फंदा यानी नागराज
यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर रुकना अब ठीक नहीं है। वैसे भी मगरा जानता है कि अगर नागराज से सामना हो जाए तो उसे क्या करना है। नागराज ने ठीक पग पर घटनास्थल पर पहुंचकर लिफ्ट के बंद होते हुए तो देखा था, लेकिन वह यह नहीं समझा पाया कि लिफ्ट में उसका दुश्मन भाग रहा है। अच्छा हुआ कि मगरा बंदरगाह जाते वक्त मैंने अपने राज वाले कपड़े अस्पताल की छत पर ही छोड़ दिए थे, वरना न मैं यहाँ पर वापस आता और न ही मुझे यह पता चलता कि जिसकी तलाश में मैं समुद्र की गहराइयाँ छान रहा था वह यहीं पर आया हुआ है। पर यह यहाँ पर आया क्यों है? दोनों डॉक्टर बेहोश है, वरना यह मुझे उफ प्लाज्मा गायब है, जरूरी है यहाँ पर प्लाज्मा के लिए आया होगा, पर प्लाज्मा तो इसके पास कहीं नजर नहीं आया। आखिर प्लाज्मा कहाँ गया है? इसको पकड़ने की जल्दी में मैं तो भूल ही गया कि सांप इसका भोजन है। यह आज़ाद हो गया। अब मुझे भयंकर लड़ाई की आशंका है, इसलिए इसका लैब से बाहर ले जाना होगा ताकि यहाँ पर यह तोड़ फोड़ न कर सके। नागराज को चलकर बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मगरा के उस शक्तिशाली वार ने उसको हवा में उड़ाकर बाहर उछाल फेंका था। उफ! पानी से बाहर रहने पर भी इसकी ताकत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे तो मैं इसको पल भर में जान से ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे इससे प्लाज्मा का पता पूछना है, इसलिए इसको बिना मारे या बेहोश किए काबू में करना होगा। यह फिर मुझे मेरी तरफ आ रहा है, इस बार इसको अरे! यह तो भाग रहा है, सीढ़ियों की तरफ भाग रहा है। मैं इसको भागने से रोक सकता हूँ। नागराज की कलाई से एक बार फिर सरपरस्ती निकली और भागते मगरा के पैर से जा लिपटी। मगरा अपना संतुलन खोकर रेलिंग से नीचे आ गिरा। उफ! यह क्या हो गया? अब तो इस सीढ़ियों के बीच से गिरता हुआ सीधे ग्राउंड फ्लोर पर जाकर ही रुकेगा और इतनी ऊंचाई से गिरकर कोई नहीं बच सकता है। नागराज की सोच को अभी एक करारा झटका लगना बाकी था, क्योंकि लड़खड़ाता हुआ मगरा अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। कमाल है, इसकी शक्ति को मैंने बहुत कम आंका था। अब मैं इस पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं हिचकिचाऊंगा। सीढ़ी की रेलिंग पर सांप की तरह चिपका हुआ नागराज नीचे की तरफ लहराया। जुल्लू अभी तक अस्पताल में ही था, मगरा ऊपर से गिरकर घायल हो गया है। इस स्थिति में नागराज उसको यहीं पर दबोच लेगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। हाँ, मुझे यहीं रुककर चुपचाप मगरा की मदद करनी होगी। नागराज ने मगरा को ज़्यादा दूर तक नहीं जाने दिया था, लेकिन नागराज के इस हमले से मगरा को नुकसान न पहुंचने के बजाय फायदा ही हुआ, क्योंकि नीचे फिसल कर आने की गति के कारण नागराज का व्यवहार मगरा को इतनी तेजी से लगा कि शीशे का दरवाजा तोड़ता हुआ मगरा बाहर बने फव्वारे में जा गिरा और पानी से स्पर्श होते ही मगरा का शरीर तेजी से अपने आप को फिर से स्वस्थ करने लगा। नागराज का अगला वार होने तक मगरा की शक्ति लगभग पूरी तरह से वापस लौट चुकी थी। पानी से इसकी खोई शक्ति को फिर से वापस कर दिया है। अब इसको बेहोश करना ही पड़ेगा और इसके लिए विष पुकार की एक हल्की सी खुराक इसके लिए काफ़ी होगी। नागराज और मगरा की इस मुठभेड़ को देखने के लिए अब तक भीड़ जमा हो चुकी थी और इस भीड़ में जुलू भी शामिल था। वैसे तो मुझे इस स्थिति की आशंका थी और मैंने मगरा की नाक में एक फ़िल्टर फिट कर दिया था, लेकिन वह विष पुकार के असर को सिर्फ कम पर पाएगा, ख़त्म नहीं। मुझे मगरा की मदद करनी ही होगी। नागराज की खाल सांपों की खाल जैसी ही है और मेरे बनाए हुए इस केमिकल स्प्रे से सांपों को बहुत तेज एलर्जी होती है। स्प्रे की फुहार को कोई देख नहीं सका, लेकिन उसका असर लगभग तुरंत ही सामने आया। आह! एकाएक मेरे शरीर में बहुत तेज जलन होने लगी है। अचानक हुई इस तेज जलन से नागराज सोचने समझने की क्षमता खो बैठा और वह मगरा को भूलकर खुद फव्वारे में कूद पड़ा। उफ! शायद इस पानी से मेरे शरीर की जलन में कुछ आराम पड़ सके। नागराज को जलन से आराम तो तुरंत मिला, क्योंकि पानी उसके शरीर पर पड़े केमिकल को धो रहा था। उफ! ना जाने मुझे एकाएक क्या हो गया था, लेकिन इस व्यवधान ने मगरा को भागने का मौका दे दिया था। अरे! वह भाग रहा है। मेरे शरीर की जलन अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मैं इसको भागने नहीं दे सकता हूँ। मुझे पानी से बाहर निकलना ही होगा। नागराज उसी हालत में सुनसान सड़क पर विद्युत गति से भागते मगरा के पीछे भागा और यह दृश्य देखकर जुलू मुस्कुरा उठा। वाह! अब मगरा नागराज को वहीं पर ले जाएगा जहाँ पर नागराज को गुलाम बनाने की प्रक्रिया का पहला भाग पूरा किया जाएगा। मुझे भी वहीं पर पहुँचना चाहिए। अस्पताल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर टूटी सड़क की मरम्मत कर रहे मजदूरों में खलबली मच गई। रामदीन, फेंक तारकोल का डब्बा और भाग। क्यों, क्या हुआ? उधर देख। आगे ना कुछ बोलने की जरूरत पड़ी और ना ही सुनने की। सारे मजदूर सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए, लेकिन मगरा का दौड़ना वहीं पर रुक गया था। अब यह भाग नहीं रहा है, रुक गया है। यह मेरा इंतजार कर रहा, पर क्यों? नागराज अगर जरा सा और सतर्क होता तो उसे मगरा के इरादे का पता चल जाता, क्योंकि उसके पैर जमीन के से छूते ही मगरा के हाथ घूम गए थे। भगवान! यह मुझ पर पिघले तारकोल से भरा ड्रम फेंक रहा है। नागराज कोल तार से बचने के लिए एक तरफ लपका तो जरूर, लेकिन फिर भी गर्म कोल तार ने उसके आधे शरीर को भिगो ही डाला था। नागराज चीख उठा। आह! कोल तार ने मेरे शरीर को झुलसा कर रख दिया है, लेकिन चूंकि यह हवा में पड़ा
कर फैलने के बाद मुझ पर गिरा, इसलिए यह इतना गर्म नहीं है, वरना शायद मैं जिंदा ही नहीं बच पाता। अब मेरे शरीर पर सूख कर मुझे एक खोल में कैद कर दिया है इसने। मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ और ना ही मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। मुझे इस कैद से बाहर निकलना होगा, और इस कैद से तुरंत बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं अपनी केचुली छोड़ दूँ, ठीक उसी तरह से जिस तरह तब छोड़ दी जब मिस किलर ने मुझे मकड़े के जाल में चिपका दिया था। खैर, अब यह सोचने का वक्त नहीं है। अगर मैंने अभी केचुली नहीं बदली तो वह मगरा मानो बचकर भाग निकलेगा, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ। ठीक वही किया तूने नागराज, जैसे मैंने सोचा था। और अब तू केचुली को यहीं पर छोड़कर मगरा के पीछे जाएगा। जुलू की योजना में कोई कमी नहीं थी। नागराज आ जाओ तो होते ही मगरा के पीछे लपका। इस बार मैं तुझे हमला करने का कोई मौका नहीं दूंगा, और ना ही भागने का। मगरा को तो तू कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। 2 बार तू अपने प्रयास में असफल हो चुका है, तीसरी बार भी असफलता ही तेरे हाथों लगेगी, क्योंकि मैं अब एक ऐसे रास्ते से भागने जा रहा हूँ जो सीधा समुद्र में जाकर ही खुलता है, और एक बार समुद्र में पहुंच जाने के बाद तू मेरा पता कभी नहीं लगा पाएगा। उफ, यह सीवर लाइन के रास्ते भागना चाहता है जिसका पानी सीधे समुद्र में ही जाकर गिरता है। पर मुझे अचानक यह क्या हो रहा है? मुझ पर सुस्ती और नींद भी क्यों छा रही है? यह जरूर केचुली उतारने का परिणाम है। इतनी जल्दी दोबारा केचुली उतारने के कारण मैं भी सांपों की तरह सुप्तावस्था में जा रहा हूँ। लेकिन कुछ भी हो, मगरा को मैं भागने नहीं दूंगा। इसको रोकेगी मेरी प्रचंड विष पुकार। नागराज की उस भयंकर विष पुकार से मगरा बेहोश तो हुआ, परंतु लेकिन यह उसकी किस्मत थी। वह लहरा कर सड़क पर गिरने के बजाय गटर के अंदर गिर पड़ा। लेकिन नागराज उसका पीछा करने के लिए गटर में नहीं, बल्कि क्योंकि वह भी लड़खड़ा कर वहीं पर गिर पड़ा था। आह, अब जुलू को ना कोई देखने वाला था और ना ही कोई रोकने वाला। हा, हो गया काम। अब यह केचुली अपने मालिक को जुलू का गुलाम बना देगी, और फिर नागराज मेरे लिए काम करेगा। अब मुझे वापस शिप पर पहुंचना चाहिए, जहां अपनी लैब में मैं इस केचुली और प्लाज्मा की मदद से एक जीवित प्राणी का निर्माण करूंगा। मगरा के बारे में मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह देर सवेर शिप तक पहुंच ही जाएगा। सुबह का सूरज निकल चुका था। भारती की तबीयत भी काफ़ी सुधर चुकी थी, और मिस्टर राज आपको यहाँ पर छोड़कर किसी जरूरी काम से चले गए हैं। किसी जरूरी काम से? ओह, समझी। जरूर कल रात कुछ गड़बड़ हुई होगी, राज उसी की वजह से गए होंगे। गड़बड़ तो कल रात यहाँ पर हुई थी। नागराज की एक मगर मानव से लड़ाई हुई थी यहाँ पर। फिर क्या हुआ? वह बाहर भागा और नागराज भी उसके पीछे बाहर भागा। उसके पीछे पीछे अस्पताल से भी उससे कुछ लोग गए थे तमाशा देखने। अभी तक वे वापस नहीं आए। लेकिन यह क्या? नागराज को स्ट्रेचर पर उठाकर लाया जा रहा है। स्ट्रेचर पर? कुछ ही घंटों में स्थिति बदल गई थी। मरीज अब तीमारदार बना गया था, और तीमारदार मरीज, और इस पर यह सोया हुआ सा लग रहा है। खैर, मैं इलाज तो शुरू कर देता हूँ, लेकिन नतीजा सामने आते आते समय लगेगा। नागराज मेरा दोस्त है डॉक्टर वसु, मैं इसकी देखभाल करूंगी, आप इलाज शुरू कीजिए। इधर नागराज का इलाज शुरू हो गया था, और दूसरी तरफ समुद्र में तैरती एक छोटी सी शिप पर नागराज की केचुली से एक पुतला तैयार किया जा रहा था। डीजल से तारकोल को धो देने के बाद केचुली चमक गई है। अब सबसे पहले इस खाल को जरूरी चीज़ों से भरकर इसमें प्लाज्मा का जार फिट करना होगा। फिर उसके बाद यह पुतला मेरे इशारों पर नाचेगा, और नागराज इसके इशारों पर। दिन बीता, सूरज एक बार फिर तीज के नीचे गिरने लगा, और महानगर को अंधकार अपने आगोश में जकड़ने लगा था। महानगर में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर 24 घंटे काम चलता है। भारतीय कम्युनिकेशन लिमिटेड का ऑफिस भी एक ऐसा ही स्थान है। वाट, यह कोई मजाक तो नहीं है? अगर इससे मजाक समझोगी तो एक सनसनीखेज घटना, कर्म के सजीव प्रसारण का मौका तुम खो दोगे। गुड बाय। क्या हुआ निशा, चिल्ला क्यों रही हो? कोई जोकर फ़ोन पर बात कर रहा था। 15 मिनट के अंदर प्रिंसेस स्ट्रीट के ज्वेलरी मार्केट में एक सनसनीखेज घटना होने वाली है। उसके सजीव प्रसारण की सलाह दे रहा था। कौन था वह ना? क्या बताया उसने? नहीं, लेकिन बोलचाल के लिए जैसे कोई निगरो लग रहा था। हो सकता है यह सच बोल रहा हो। हम एक ओबी वैन लेकर प्रिंसेस स्ट्रीट चलते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस लौट आएंगे। ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। भारतीय कम्युनिकेशन में अब फ़ोन जुलूल ने किया था, और वह मजाक नहीं कर रहा था। प्रिंसेस स्ट्रीट में एक इतिहास बनने वाला था। अरे, यह तो नागराज है, पर यह इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है? जरूर किसी को ढूंढ रहा है। मुझे यहाँ का चौकीदार होने के नाते नागराज की मदद करनी चाहिए। नागराज जी, क्या मैं आपकी मदद? चौकीदार की आंखों में पहले तो आश्चर्य उभरा, और फिर वह, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि उसके बाद वह होश खो बैठा था। अपने केचुली अपने मिशन पर निकल चुका था। नागराज को गुलाम बनाने की कुटिल स्कीम की शुरुआत हो चुकी थी। एक ज्वेलरी शॉप की
100 विंडो के बुलेट प्रूफ शीशे को एक ही गुस्से में तोड़कर गहने निकालने के साथ भारतीय कम्युनिकेशन की न्यूज़ वैन इसी घटनास्थल पर पहुंची। ओ माय गॉड, यह तो नागराज लग रहा है और यह ज्वेलरी शॉप से गहने चुरा रहा है। यानी हमको सही खबर मिली थी निशा। कैमरा चालू करो, हम इसका सीधा प्रसारण करेंगे। प्रिंस स्ट्रीट की दुकानों में सुरक्षा व्यवस्था जबरदस्त थी। 100 विंडो का शीशा टूटते ही नज़दीक के पुलिस स्टेशन में अलार्म बज उठा। यह अलार्म कैसा? प्रिंस स्ट्रीट का लाल वाली ज्वेलरी की दुकान में किसी ने घुसने की कोशिश की है। वहाँ पर तुरंत फोर्स भेजनी होगी। मैं खुद पुलिस फोर्स का स्पेशल दस्ता लेकर जा रहा हूँ। और अस्पताल में भारती नागराज के बगल में बैठी हुई बोर हो रही थी। नागराज तो सोता ही जा रहा है। पूरा दिन निकल गया है, जरा भारती चैनल लगाकर देखा जाए कि क्या। अरे यह तो निशा है, कहाँ की न्यूज़ कवर कर रही है। भारतीय न्यूज़ का ये सीधा प्रसारण आपके लिए प्रिंस स्ट्रीट से आ रहा है, जहाँ पर नागराज एक ज्वेलरी शोकेस का शीशा तोड़कर गहने निकाल रहा है। इन सभी दुकानों का एक एक इमरजेंसी अलार्म पुलिस स्टेशन में लगा है। वह जरूर बज चुका है, लेकिन पुलिस अब तक यहाँ नहीं पहुंची है। असंभव, नागराज तो यहाँ पर सोया हुआ है। जरूर कोई नागराज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसको मुझे रोकना होगा, लेकिन भारती इसको रोक नहीं पाएगी। इसलिए मुझे किसी और की मदद लेनी होगी और उसके लिए पहले मुझे घर जाना होगा। तुम आराम करो नागराज, भारती के रहते तुम्हारे नाम पर आँच नहीं आ सकती है। सिस्टर जरा नागराज का ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। भारती का घर अस्पताल से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। कुछ ही देर में भारती अपने घर पर पहुंच चुकी थी। मम्मी पापा की मुझे धुंधली सी याद है। वे दोनों एक साथ कैसे मरे, यह तो दादाजी ने मुझे कभी नहीं बताया। पर मुझे इतना ज़रूर याद है कि उनकी मौत के बाद दादाजी ने मुझको छुटपन से ही हर तरह की लड़ाई की ट्रेनिंग दिलवानी शुरू कर दी थी। और उस ट्रेनिंग के परंपरागत हो जाने के बाद उन्होंने मेरे लिए एक खास पोशाक डिजाइन की थी और मुझे एक खास नाम दिया था, फेसलेस, ताकि किसी मुसीबत के वक्त मैं अपनी पहचान को गुप्त रखकर दुश्मनों का मुकाबला कर सकूं। इस रूप का इस्तेमाल मैंने नागपाशा के अड्डे में घुसने के लिए किया था और आज इसका इस्तेमाल मैं नागराज के नाम को बचाने के लिए करूंगी। लेकिन फेसलेस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स वहां पर पहुंच चुकी थी। कमाल है, इसने गहने तो शोकेस तोड़कर निकाल ली है, लेकिन यह भागने की कोशिश नहीं कर रहा है। पकड़ लो इसको। आदेश मिलते ही पुलिस के जवान नागराज पर टूट पड़े। उफ, पकड़ लिया सर। पर ये तो नागराज लगता है। क्या कहा, नागराज? हाँ सर, आप खुद देख लीजिए, ये नागराज नहीं है कोई, मेरा मतलब कुछ और है। पकड़ लो इसे। सभी ने मिलकर केचुली को दबोचने की कोशिश की और वे सफल भी हो गए, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। उफ, इसमें तो गजब की ताकत है। जुलू भी यह सीधा प्रसारण देख रहा था। चलो, परंपरा के अनुसार पुलिस तो आ गई, अब नागराज भी आएगा। जुलू यह नहीं जानता था कि नागराज सुप्तावस्था में है, लेकिन कोई और घटनास्थल की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पर केचुली सिपाहियों को हथियार उठा पाने तक का मौका नहीं दे रहा था। हे भगवान, हे भगवान, मैं मर जाऊंगा, मेरा खोपड़ा खुल जाएगा। अरे अरे, यह मेरी तरफ क्यों आ रहा है? मुझसे टकरा कर मुझे भी मरवाएगा क्या? लेकिन दोनों सिपाहियों के शरीर आपस में टकराने से पहले ही एक के शरीर को हवा में ही रोक लिया गया। अरे कौन हो तुम, दोस्त या दुश्मन? खाकी वर्दी जब तक कानून की हद में रहे तब तक मैं उसका दोस्त हूँ, और जो भी कानून की हद से बाहर जाएगा वह फेसलेस का दुश्मन होगा। हालांकि इससे मेरी दुश्मनी की वजह कुछ और ही है। इधर मिस्टर केचुली युद्ध शस्त्र की हर कला में परंपरागत फेसलेस की किक खाकर लड़खड़ाया और उधर अस्पताल में नागराज पर नजर रखने वाली नर्स चौंक उठी। डॉक्टर बसु, जल्दी आइए। क्या हुआ सिस्टर? उफ मार गया, नागराज तो ऐसे तड़प रहा है जैसे उसे दर्द हो रहा हो। ऐसा है क्या? क्या हो गया? टीवी पर देखिए इसे डॉक्टर। यह शुरू होते ही नागराज का दर्द तड़पने लगा था। अरे इसका तो सीधा प्रसारण है। यह नकाबपोश नागराज जैसे दिखने वाले किसी आदमी को पीट रहा है, लेकिन उस पिटाई का असर नागराज पर क्यों हो रहा है? प्रिंस स्ट्रीट पर लड़ाई जारी थी। अगर ये नकाबपोश एक सेकंड के लिए भी दूर हो जाए तो इस नागराज का बदल छलनी कर दूंगा मैं। फेसलेस के एक स्टीक वार से मिस्टर केचुली दूर जाकर गिरा। उफ, और उसी पल कई बंदूकें एक साथ गरज उठी। मिस्टर केचुली पर तो इसका कोई खास असर नहीं हुआ, क्योंकि मरे हुए को भला कौन मार सकता है। लेकिन अस्पताल में सोया नागराज चीख उठा, आह! अरे पुलिस वालों ने उस पर नागराज पर गोलियां चलाई और गोलियां उसको लगी है, लेकिन खून नागराज के शरीर से बहने लगा है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है डॉक्टर? मैं यहाँ पर कैसे आ गया? डॉक्टर बसु जितना कुछ जानते थे वह उन्होंने नागराज को बता दिया। ओह, लेकिन यह तो मेरी ही केचुली, जरूर किसी ने तंत्र विद्या का प्रयोग करके इसका ऐसा पुतला बना दिया है जिसका संबंध मेरे शरीर से है। इस पर पड़ने वाली हर चोट का असर मेरे शरीर पर ही पड़ रहा है। मुझे तुरंत
प्रिंस स्ट्रीट पहुंचकर इन लोगों को पुतले को नुकसान पहुंचने से रोकना होगा। अगर इन लोगों ने किसी तरह से पुतले का कोई अंग काट डाला तो मेरा भी वह अंग कट कर जरूर गिर जाएगा। केचुली पर पुलिस वालों ने अपना वार कर दिया था। अब बारी मिस्टर केचुली की थी। पुलिस वाले बहुत तेजी से बेहोशी की दुनिया की तरफ रवाना हो रहे थे, लेकिन मिस्टर केचुली के रास्ते में एक बाधा बची हुई थी। फेसलेस, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये जूडो ग्रिप इस आफत को मेरे चुंगल से घुटने नहीं देगी। इधर फेसलेस ने केचुली की बाँह पकड़कर मरोड़ी और नागराज के हाथ में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई। उससे नागरस्सी छोड़ देने पर नागराज को मजबूर होना पड़ा। नागराज, तुम मुझे पता नहीं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। फेसलेस, लेकिन इसको छोड़ दो, मैं तुम्हें इसको नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। क्या कह रहे हो नागराज? यह एक अपराधी है। इसने तुम्हारा रूप धरकर गहनों की चोरी की है, तुम्हारा नाम बदनाम करने की कोशिश की है, और तुम इसको छोड़ देने के लिए कह रहे हो। पर क्यों? यह मेरी ही केचुली है फेसलेस, और तुम्हारे क्यों का जवाब देने में जितना वक्त लगे उतना वक्त मेरे पास नहीं है। छोड़ दो इसको। नागराज अभी अभी घायल हुआ है। मुझे लग रहा है कि नागराज का मस्तिष्क अभी भी पूरी तरह से जाग नहीं पाया। मैं इसकी बात मानकर इस केचुली को छोड़ नहीं सकती हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि नागराज एक अपराधी की तरफदारी कर रहा है, लेकिन मैं अपने शिकार को छोड़ नहीं सकती हूँ। अपनी जीभ का इस्तेमाल मैं कर चुका हूँ। अब मैं तुमको अपने हाथ पैरों से समझाऊंगा, लेकिन चूंकि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो और नागपाशा से मेरा खजाना पाने में तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम पर कोई घातक वार नहीं करूंगा। उफ! नागराज अपने इस अपराधी केचुली को बचाने के लिए मुझ पर हमला तक करने को तैयार है, लेकिन मैं इस केचुली को भागने नहीं दे सकती, वरना नुकसान आखिरकार नागराज का ही होगा। लेकिन सारे पुलिस वाले बेहोश हो चुके हैं और अब ने कैमरामैन और रिपोर्टर से मुझे किसी मदद की उम्मीद नहीं है, इसलिए यह लड़ाई मुझे अकेले ही लड़नी पड़ेगी। यह लड़ाई रोचक तो जरूर थी, क्योंकि एक तरफ फेसलेस के पास दांवपेच थे तो दूसरी तरफ नागराज के पास असाधारण शारीरिक शक्ति थी। लेकिन यह लड़ाई ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई, क्योंकि नागराज को एक आश्चर्यजनक मदद मिल गई थी। अरे यह क्या? केचुली ने फेसलेस को पीछे से वार किया, लेकिन क्यों? वह मेरी मदद क्यों कर रहा है? इसको तो अब तक भाग जाना चाहिए था। यह अब भाग रहा है। यह जरूर मुझे खींच कर कहीं ले जाना चाहता है, यानी कोई जाल मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन मैं इसका पीछा नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे पता करना ही पड़ेगा इस केचुली को किसने ले जाकर इसमें जान डाली और कैसे। केचुली पहले ही तय योजना के अनुसार शिप की तरफ बढ़ा और दूसरी तरफ बेहोश मगरा अभी तक समुद्र के पानी में तैर रहा था, लेकिन जहरीली फुकार का असर धीरे धीरे खत्म भी हो रहा था। शिप में जलू खुश भी था और चिंतित भी। वेरी गुड, केचुली नागराज को लेकर आ रहा है। अब मैं नागराज को समझा सकूंगा कि उसे मेरी गुलामी क्यों करनी पड़ेगी। लेकिन यह मगरा कहाँ मर गया है? मुझे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। नागराज को अपनी मंजिल पर पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मेरी केचुली उस जहाज पर चढ़ी है, यानी यही सिर्फ मेरी यात्रा का अंत है। मुझे बहुत संभल कर अंदर घुसना होगा। अगर यह कोई जाल है तो मुझे फंसने का पूरा इंतजाम किया गया होगा। लेकिन कहीं से कोई आवाज़, आह! मेरे पैर में एकाएक बहुत तेज दर्द शुरू हो गया है। कैसा महसूस कर रहे हो नागराज? दर्द हो रहा है क्या? कौन हो तुम? अब तुमने पूछा है तो परिचय तो देना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारा नया मालिक हूँ नागराज। वैसे तो मेरा नाम जुलू है, लेकिन तुम मुझे सर कहकर बुलाओगे। उफ! लेकिन तुमको मेरा मालिक किसने बना दिया? इसने, यानी तुम्हारी ही खाल ने, जिसकी जांघ पर एक डंडा मारते ही तुम्हारे पैर में तेज दर्द शुरू हो गया था। मेरी केचुली, यानी तुमने ही इसका ऐसा पुतला बनाया जिस पर पड़ने वाले हर वार से के दर्द मेरे शरीर में होते हैं। लेकिन तुमने इसमें जान डाली कैसे? उसी प्लाज्मा को इसके अंदर फिट करके जिसको मगरा ने अस्पताल से उठाया था और मैं जिसे लेकर यहाँ पर आया था। उफ! यानी मगरा भी तुम्हारा ही आदमी है। तुम तो ऐसे अजीबोगरीब प्राणी बनाने में एक्सपर्ट लगते हो। कैसे बनाते हो तुम ऐसे प्राणी जुलू? सबसे पहले तो मेरा नाम लेने की जरूरत करने की सजा भुगत लो नागराज। ओह! और अपने अपने सवाल का जवाब सुन लो। मेरा जन्म दक्षिणी अफ्रीका के एक कबीले में हुआ था। मेरा बाप उस कबीले का ओझा था, तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा ज्ञानी। मेरा बचपन इन तंत्रों को खास तौर से वुडू विद्या सीखने में बीता। वुडू, वो तो तू जानता ही होगा, वह तंत्र जिससे किसी व्यक्ति को अभिमंत्रित करके पुतला बनाकर उस व्यक्ति को तड़पा तड़पा कर मारते हैं। वुडू को मैं विशेषज्ञ बन गया, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करने का मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरा चाचा मुझे कबीले से निकालकर अपने साथ जोहान्सबर्ग ले आया। पढ़ाई में मैं काफ़ी तेज़ था। कुछ ही साल बाद मेरा दाखिला मेडिकल स्कूल में हो गया, और जब मैं पढ़ाई ख़त्म करके बाहर निकला तो कुछ ही सालों के अंदर एक जाना माना बायोलॉजिस्टिक बन गया था मैं।
लेकिन परंपरागत पढ़ाई मुझे कभी आकर्षित नहीं कर पाई। मेरे अंदर हमेशा कुछ नया करने का जोश मारता रहा, इसलिए मैंने अपनी खुद की लेबोरेटरी बनाई जिसमें मैं नए नए प्रयोग करने लगा। मेरा सबसे पहला प्रयोग था इंसान और जानवर के सहयोग से एक ऐसा पैदा करना जिसके लिए मैंने मगरमच्छ के शुक्राणुओं को एक महिला के गर्भ में प्रतिरोपित कर दिया और प्रयोग सफल रहा। इस औरत को बेहोश करके ऑपरेशन द्वारा उस शिशु प्राणी को निकालने के बाद मैंने उस औरत को बताया कि उसको मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और वह शिशु था मगरा। कितना घृणित काम किया तूने जुलूम, तूने मेरा नाम लिया। खैर, वैसे तुम्हारा अंदाज़ा सही है, मगरा ही वह बच्चा है। इस प्रयोग में मैं सफल होने में मेरा हौसला बढ़ गया। अब मैंने अपना ध्यान मुर्दों में जान डालने वाले प्रयोगों पर केंद्रित कर दिया। इसमें मुझे काफ़ी सफलता भी मिली, लेकिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्लाज्मा मैं नहीं बना पाया। इसलिए जब मैंने मेडिकल जर्नल में पढ़ा कि महानगर में प्लाज्मा बना लिया गया है, तो मैं तुरंत महानगर की तरफ रवाना हो गया। लेकिन मैं यह भी जानता था कि महानगर में प्लाज्मा हासिल करने के लिए मुझे तुमसे टकराना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने एक दोहरी योजना बनाई, मेरा वुडू पुतला बनाकर तुझे जान से मारने की योजना। लेकिन चूंकि मुझे तेरे बारे में ज़्यादा पता नहीं था, इसलिए तेरा वुडू पुतला बनाने के लिए मुझे तेरे सिर का कोई हिस्सा चाहिए था। तेरे विभिन्न कारनामों को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि एक बार मकड़ जाल में चिपक जाने के कारण तूने केचुली बदली थी। बस मेरे लिए इसी हिस्से से अच्छा और क्या हो सकता था। मैंने तुझे केचुली उतारने पर मजबूर करने का एक प्लान बनाया, साथ ही साथ मुझे प्लाज्मा भी चुराना था। और किस्मत देखो, एक ही ऑपरेशन में मेरे दोनों काम हो गए थे। तेरी केचुली के अंदर कुछ जरूरी तंत्र फिट करने पर मैंने एक पुतला बनाया और उसके अंदर प्लाज्मा का जार फिट करके उस पुतले में जान फूंक दी। अब यह पुतला एक चलता फिरता एक वुडू पुतला बन गया, मेरा वुडू पुतला। इसीलिए इस पर होने वाले हर वार का असर तेरे शरीर पर होता है। अगर इसकी गर्दन कट गई तो तेरी गर्दन भी सलामत नहीं रहेगी। इसलिए अब तेरा एक ही काम है नागराज, अपनी केचुली की हर पल रखवाली करना। और इसे मैं छोटे छोटे काम करवाऊंगा, जैसे ब्रिटेन की महारानी के ताज से कोहिनूर हीरा उड़वाना, पोर्टनक्स से सोने की सिल्लियाँ लाना वगैरह वगैरह। और इन सब कामों में इसकी सुरक्षा करेगा तू तू नागराज। सपने देखना बंद कर दे जुलू। नागराज मर जाएगा लेकिन ऐसे काम कभी नहीं करेगा। तो फिर तू मरने की तैयारी शुरू कर दे। शायद इस तैयारी से तेरा दिमाग बदल जाए। उफ, यह तो सचमुच केचुली के जरिए मेरी जान निकालने पर उतारू हो गया है। इसको केचुली के पास पहुंचने से रोकना होगा। नागराज की कलाइयों से सांपों ने निकलकर पहले तो जुलू के हाथों से इलेक्ट्रिक रोड को गिरा दिया और फिर केचुली के शरीर को चारों तरफ से लपेटना शुरू कर दिया था। अब तो केचुली को छू भी नहीं पाएगा जुलू, और ना ही केचुली इस कैद से आज़ाद हो पाएगी। मैं जानता था कि तू यह चाल जरूर चलेगा नागराज, इसका भी इंतजाम मैंने कर रखा है। यह रिमोट देख, यह केचुली के पेट में फिट एक बम का रिमोट है नागराज। अब तू अपने नागों को अपने पास वापस बुला ले, वरना यह रिमोट कंट्रोल केचुली के पेट में बम को फोड़ देगा और फिर तेरे पेट का क्या हाल होगा, यह तू खुद ही सोच ले। ऐसा है तो मुझे तेरे हाथ से ही रिमोट ले लेना चाहिए। कहीं घबराहट में तुझसे बटन दब गया तो गड़बड़ हो जाएगी। नागराज की कलाइयों से कब सर्प निकले और विद्युत गति से रिमोट जुलू के हाथ से ले उड़े, यह जुलू देख ही नहीं पाया। अब मेरी एक हल्की सी विष पुकार तुझे बेदम कर देगी। अब अगर तू चाहता है कि मैं तुझ पर तीर विष पुकारना छोड़ूं तो मुझे इस केचुली को निष्ठ करने का तरीका बता। लेकिन इससे पहले कि जुलू नागराज का प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार कर पाता, रिमोट नागराज के हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। मगर वाह, बड़े सही मौके पर आया रे तू। मार इसको, और इस बार तुझ पर अपना विष पुकार छोड़े तो सांस रोक लेना। तू मगर मानव है, सांस को काफ़ी हद तक तू रोक कर रख सकता है। अब मैं रिमोट को अपने हाथ में ले लूँ, पर रिमोट गया कहाँ, कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इसको ढूंढने में समय व्यर्थ करना नहीं चाहिए। सबसे पहले केचुली को सांपों के खोल से बाहर निकालना चाहिए और उसके लिए मुझे लैब में जाना होगा। जुलू लपक कर लैब में घुस गया। उफ, यह रहा मेरा केमिकल स्प्रे जो सांपों की त्वचा में तेज जलन पैदा करता है। अब अरे, ये दोनों लड़ते हुए लैब में आ गए हैं। इनको इतनी जल्दी रोकना होगा मुझे, वरना लैब पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। जुलू का डर सही था। दो शक्तिशाली वारों में ही लैब के नाजुक चीज़ें धुन की तरह पिसती जा रही थी। इस पर मेरी तरफ से न बेअसर और शायद विषदंश भी, क्योंकि इसकी खाल काफ़ी मोटी लगती है। अब अगर यह शारीरिक शक्ति से काबू में नहीं आया तो विष पुकार के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। नागराज के लिए समय भी काफ़ी कम बचा था, क्योंकि उसका दूसरा दुश्मन भी आज़ाद हो रहा था। हाँ हाँ, जलन
त्वचा में हो रही से बचने के लिए कैसे तड़प कर भाग रहे हैं नागराज के नाग। शीघ्र ही केचुली सर्प बंधनों से आज़ाद हो गई थी। नागराज इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। यह तो जानवरों की तरह ही बिना थके लड़ता जा रहा है, अब इसको विश्वकार से ही रोकना होगा। मैं इस पर विश्वकार तीर धार लगातार मारता ही जाऊंगा, देखता हूँ यह कितनी देर तक सांस रोके रख सकता है। मगरा दुविधा में फंस गया। उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और सांस लेने का मतलब था तुरंत बेहोश हो जाना, लेकिन सांस न ले पाने पर नतीजा वही निकलना था। नागराज ने अपनी युक्ति से मगरा को लगभग परास्त ही कर दिया था, लेकिन तभी नागराज की सांस खुद ही रुक गई। अरे अरे, यह क्या हो रहा है? एकाएक मेरा दम क्यों घुटने लगा है? जी नागराज, क्योंकि मैंने तेरे जुड़वे की गर्दन दबा रखी है, इसका दम घुट रहा है, तो जाहिर है तेरा दम भी घुटेगा। उफ, केचुली आज़ाद हो गई है और तू फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया है जुलू। इस बार तेरा कुछ लंबा इंतजाम करना पड़ेगा। इस फन प्लाज्म सर्प के विष दंश से तेरे हाथ पैर कुछ समय के लिए लकवाग्रस्त हो जाएंगे। उफ! लेकिन अब तक मगरा जुलू की हरकत से सीख ले चुका था। उसका हाथ केचुली से जा टकराया और नागराज चीख उठा। इससे पहले कि नागराज संभल पाता, मगरा का वार उसके बदन से आ टकराया। यह तो मुझ पर दो तरह से वार कर रहा है, मुझे संभलने का मौका ही नहीं दे रहा है, और जब तक मैं संभल नहीं पाता तब तक मैं पलट कर वार नहीं कर सकता हूँ। इस वक्त अगर किसी तरह से मगरा को एक सेकंड के लिए भी कोई रोक सके तो। नागराज ने शायद सच्चे मन से यही इच्छा की थी कि अगले ही पल मदद हाजिर हो गई थी। फेसलेस, तू कहाँ से आ गए हो? वहीं से जहाँ से तुम आ रहे हो नागराज। मैंने तुम्हारा पीछा किया और जब तुम थोड़ी देर तक शिप से बाहर नहीं आए तो मैंने अंदर आने का इरादा बना लिया। अब इस मगरमच्छ के आंसू तो मैं निकलवा दूंगा। तुम अपना ध्यान अपनी केचुली को नष्ट करने में लगाओ। फेसलेस मगरा को उलझा कर लैब से बाहर खींच लाया और लैब में रह गए नागराज और केचली और जुलू। अब इस केचली को निष्क्रिय करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार फिर सांपों के कवच में कैद कर देता हूँ। इस बार जुलू भी इसकी मदद नहीं कर पाएगा। नागराज के पहले सर्प वार केचुली बचा गया, लेकिन दूसरा वार होने से पहले जुलू चिल्ला उठा। केचुली, अपने हाथ मशीनों पर मारता जा। अगले ही पल केचुली ने अपने हाथ लोहे पर पटक दिया। आह! और नागराज एक बार फिर चीख उठा। आह! मुझे अपने हाथों की हड्डियां टूटती सी महसूस हो रही है। यह मुझे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है और मैं इसका खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जान प्लाज्मा इसके पेट के अंदर बंद है। इसके पेट को फाड़कर ही निकाला जा सकता है, और इसका पेट फाड़ने से मेरे पेट की क्या हालत होगी, यह कोई मूर्ख भी समझ सकता है। अगर किसी तरह मैं प्लाज्मा को नष्ट नहीं कर सकता तो 1 मिनट प्लाज्मा को मैं नष्ट कर सकता हूँ, और इसमें मेरी मदद करेगा यह ज्वलनशील एसिड। नागराज के एक वार से ही वह जार ऊपर से नीचे की तरफ गिरा और एसिड ने केचुली के शरीर को भिगो डाला। यह तूने क्या किया नागराज? यह एसिड तेरी केचुली को गला डालेगा और साथ ही साथ तेरा शरीर भी गल जाएगा। तू गलकर मरना चाहता है क्या? मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है जुलू। मैं तो अपनी केचुली का अग्नि से क्रियाकर्म करना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक शॉक की एक चिंगारी ने एसिड को सुलगा दिया। यानी तू गलकर नहीं जलकर मरना चाहता है। तेरी इच्छा है मर। ज्वलनशील एसिड के कारण देखते ही देखते आग की लपटों ने केचुली को पूरी तरफ से घेर लिया था। आह! और साथ ही साथ नागराज भी कर रहा उठा। उसके शरीर में भी तेज जलन होने लगी। यह क्या किया था नागराज ने? मौत को खुद गले लगा लिया था नागराज ने। केचुली को आग की लपटें अपने अंदर लीलती चली गई और नागराज के शरीर की जलन भी बढ़ती चली गई। आह! लेकिन जब केचुली पूरी तरह से भस्म होकर राख हो गया तो नागराज तब भी सही सलामत था। यह क्या नागराज, तुम्हारी केचुली जल गई, लेकिन तुम फिर भी सही सलामत हो कैसे? पहले तुम बताओ कि मगरा कहाँ है? मुझ पर छलांग लगाते लगाते वह खुद पानी में जा गिरा। अब बताओ तुम कैसे बचे? बताओ बताओ। यह तो मैं भी जानने को बेताब हूँ। बस इतना समझ लो जुलू कि मैंने एक तुक्का लगाया था जो तीर बन गया, अचूक तीर। हालांकि यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। मेरी जान डॉक्टर बसु की एक बात ने बचा ली। उन्होंने मुझे बताया था कि प्लाज्मा को सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र में ही बनाया जा सकता है, और अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो प्लाज्मा भी खत्म हो जाएगा। और चुंबक की दुश्मन है गर्मी। गर्मी करने में चुंबक भी अपना चुंबकीय बल खोकर सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा ही रह जाती है। मैंने वही किया। केचुली के शरीर में लगी आग ने प्लाज्मा जार के चुंबकीय क्षेत्र को नष्ट कर दिया और प्लाज्मा भी खत्म हो गया। और जब इस पुतले में जान ही नहीं रही तो
इसका मुझसे संबंध भी खत्म हो गया। लेकिन यह बात डॉक्टर बसु ने मुझे राज के रूप में बताई थी। अगर यह बात मैं इनको बताऊंगा तो मेरा राज के रूप में राज खुलने का खतरा पैदा हो जाएगा। क्या सोच रहे हो नागराज? इधर देखो, आग तो फैलती ही जा रही है। अरे अब हम मारे जाएंगे। पेट्रोल टैंक ठीक इसी लैब के नीचे है, लेकिन किसी की जान को भी खतरा नहीं होना चाहिए। सभी शिप से कूद उठे और इसी पल शिप फट गया। विस्फोट के धक्के से जुलू नागराज के हाथों से छूटकर दूर जा गिरा। तुम ठीक तो हो ना फेसलेस? मैं तो ठीक हूँ नागराज, लेकिन जुलू और मगरा कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वे दोनों बच तो गए ही हैं, और अगर वे जिंदा रहे तो मेरी एक ना एक दिन उनसे मुलाकात जरूर होगी। जुलू का भी यही इरादा था। तूने मेरा बहुत नुकसान किया नागराज, लेकिन एक ना एक दिन मैं तुझसे जुर्माना जरूर वसूलूंगा, और वह भी सूद समेत। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।